आज के पाठ का शीर्षक है रीतिबद्ध काव्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ। इस पाठ के अंतर्गत आप रीतिबद्ध कविता के स्वरूप को जान सकेंगे। रीतिबद्ध काव्यधारा में रीति निरूपण को समझ सकेंगे। रीतिबद्ध कविता में श्रृंगार की प्रवृत्ति को जान सकेंगे। रीतिबद्ध कविता के दरबारीपन के स्वरूप से परिचित हो सकेंगे। रीतिबद्ध कविता के फारसी और उर्दू साहित्य की परंपरा के साथ अंतःक्रिया को जान सकेंगे और रीतिबद्ध कविता की इतर प्रवृत्तियों से परिचय प्राप्त कर सकेंगे। रीतिकाल की प्रमुख काव्यधारा को साहित्य इतिहास में रीतिबद्ध कविता कहा गया। इसमें इस कविता को केंद्रीयता और प्रौढ़ता मिलती है। साथ ही अब कवि का कविकर्म ही नहीं, कवि शिक्षा भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कविता भक्तिकालीन भगवत्ता की आभा से भले ही च्युत हो गई हो, लेकिन उसे मनुष्यों की दुनिया में रचने और बसने का अवसर मिलता है। कविता की लौकिक भावभूमि पर अवस्थित होने का ही तकाजा है कि कविकर्म के साथ साथ काव्यांग निरूपण भी किया जाता है। यह काव्यांग निरूपण भले ही मौलिक न रहा हो, लेकिन संस्कृत साहित्य शास्त्र की समृद्ध थाती को देशी भाषा में आत्मार्पित करते हुए परंपरा को ऊर्जस्वित करने का एक सफल उपक्रम अवश्य दिखता है। रीतिबद्ध कविता में सामान्यतः यह संदेह हो जाता है कि कहीं इसका संबंध संस्कृत की रीति संप्रदाय से तो नहीं है। आचार्यों ने विशिष्ट पदरचना को रीति कहा है। विशिष्ट पदरचना रीति ही, इसे संस्कृत के काव्यशास्त्र का समानार्थी माना जा सकता है, क्योंकि इसमें काव्य रचना की रीति या पद्धति के विविध उपकरणों की व्याख्या की गई है। स्वयं रीतिबद्ध कवियों जैसे चिंतामणि, देव, प्रताप शाही आदि ने रीति सुभाषा कवित्त की कवि रीति, कवित्त रीति आदि का प्रयोग किया है। अब हम रीतिबद्ध काव्य का परिचय प्राप्त करने के क्रम में आपको बताएंगे कि इसे पूरे रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है। रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। रीति सिद्ध काव्य तथा रीति मुक्त काव्यधारा सुस्पष्ट है, इनके बारे में मतभेद कम है, लेकिन रीतिबद्ध कविता के बारे में पर्याप्त मतभेद है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीतिबद्ध रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है। डॉक्टर नगेंद्र ऐसी रचनाओं को रीतिबद्ध कहने के पक्ष में नहीं है। ऐसे कवियों को वे रीतिकार या आचार्य कवि मानते हैं। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं, वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते। डॉक्टर नगेंद्र उन्हें रीतिकार या आचार्य कवि मानते हैं। उन्होंने काव्यशास्त्र की शिक्षा देने के लिए रीति ग्रंथों का प्रणयन किया। ऐसे कवियों का उद्देश्य कविता की शिक्षा के लिए कविता की रचना की रीति बताने के अलावा किसी काव्यशास्त्रीय विषय का सोदाहरण प्रतिपादन करना भी है। उनकी दृष्टि में रीतिबद्ध कवि वे हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की है। अलंकार, रस, नायिका भेद, ध्वनि, पिंगल आदि उनके ध्यान में तो रहे हैं, परंतु प्रत्यक्षतः निरूपण इन कवियों ने नहीं किया, वरन उत्कृष्ट काव्य का सृजन किया है। इस प्रकार आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार जो रीति सिद्ध कवि हैं, उन्हें ही डॉक्टर नगेंद्र रीतिबद्ध कवि मानते हैं। साहित्य इतिहास की परंपरा में डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की मान्यता को अधिक स्वीकार किया गया। वे कहते हैं, रीतिकाल में रीतिबद्ध रचना करने वाले जो रचयिता हुए हैं, उनके बारे में यही धारणा बद्ध मूल है कि वे तत्वतः कवि हैं
आचार्यत्व उनमें नहीं था। अपनी काव्य कला के प्रदर्शन के लिए उन्होंने लक्षण ग्रंथ निर्माण को साधन बनाया था। यही कारण था जिसे देखिए लक्षण ग्रंथ लिखने लगता था। आचार्य मिश्र के अनुसार लक्षण ग्रंथों के अनुरूप काव्य सृजन के कारण रीतिबद्ध कवियों की कविता में एक रूपता है। अधिकांश रीतिबद्ध कवि लक्षण ग्रंथों के प्रणेता थे और प्रत्येक विषय पर बधी बधाई उक्तियां सब कहते थे। इसी के अनुरूप उक्तियों का ढेर लग गया। अतएव रीतिबद्ध कविता रीतिमुक्त कवियों की तरह व्यक्तिगत वैशिष्ट्य को उजागर न कर सकी। रीतिबद्ध काव्य में पिष्ट पेषण तथा चर्वित चर्वण अधिक है। काव्यांग निरूपण में यह बात विशेष रूप से देखी जा सकती है। रीतिबद्ध कवियों की एक प्रवृत्ति यह भी है कि इन्होंने लक्षण ग्रंथों को स्वरचित कविता के उदाहरणों से भर दिया है। यह प्रवृत्ति संस्कृत साहित्य में कम है। वहाँ लक्ष्य पहले होता था, लक्षण बाद में आता था। संस्कृत के ग्रंथकार दूसरे की रचना उद्धृत करके कभी कभार ही अपनी रचना रखते थे। भरत मुनि, भामा, वामन, रुद्रट, आनंदवर्धन, धनंजय, अभिनवगुप्त, कुंतक, मम्मट, रुय्यक, विश्वनाथ आदि आचार्य कविकर्म से प्रायः विरत ही रहे। दंडी, राजशेखर, पंडित राज जगन्नाथ जैसे कवि अवश्य कविकर्म में संलग्न हुए। असल में रीतिबद्ध कवि हिंदी का अपना काव्यशास्त्र बना रहे थे। उनका प्रयोजन लक्षण ग्रंथ लिखना था। संस्कृत के काव्यशास्त्र के आधार पर लक्षण ग्रंथों का प्रणयन किया गया। इसके पीछे बड़ा ऐतिहासिक कारण यह था कि जब देशी भाषाओं का उदय होता है तो वे संस्कृत साहित्य से दूर पड़ गए। संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा ढेर सारे देसी कवियों के लिए अब सहज उपलब्ध नहीं थी। अब मार्ग दो ही था, या तो वे उस काल में उपलब्ध उर्दू फारसी की साहित्य परंपरा को अपना लेते या संस्कृत की समृद्ध परंपरा को संस्कृत कम जानने वालों के लिए हिंदी के लक्षण ग्रंथ में लिखकर उपलब्ध कर देते। रीतिबद्ध कवियों ने दूसरा काम किया। उन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र की समृद्ध विरासत को देशी भाषा में प्रस्तुत कर दिया। इस दृष्टि से यह मौलिक न होते हुए भी महत्वपूर्ण था। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ठीक ही लिखते हैं कि हिंदी के मध्ययुगीन रीतिबद्ध कवियों ने अपनी रचनाएं समय के अनुकूल, परिस्थितिवश और साहित्य की मान रक्षा के विचार से की थी। उनका मुक्तक कला प्रधान, संगीत प्रधान होना अनिवार्य था। उन्होंने अनेक प्रकार की उद्भावनाएं की हैं। उनके लिए वे समय की गति से विवश थे। जानबूझकर काव्य का स्वरूप उन्होंने विकृत नहीं किया है। रीतिकालीन कविता के अंतर्गत सबसे पहले काव्यांगों का परिचय कराने के उद्देश्य से रीति ग्रंथों का प्रणयन किया गया। रीति निरूपण ही इस रीतिकालीन काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्ति थी। हिंदी में रीतिकाल से पहले भी रीति ग्रंथ लिखे गए, जैसे कृपाराम की हित तरंगिणी, सूरदास की साहित्य लहरी, नंददास की रसमंजरी, केशव की रसिक प्रिया तथा कवि प्रिया, रहीम की वरबय नायिका भेद और नगर शोभा। इन ग्रंथों को रीति ग्रंथों की परंपरा की पहली कड़ी कहा जा सकता है। डॉक्टर नगेंद्र काव्यांग निरूपण में दो प्रकार की अंतः प्रवृत्तियों का जिक्र करते हैं। पहला सर्वांग विवेचन, दूसरा विशिष्टांग विवेचन। सर्वांग विवेचन की प्रवृत्ति के अंतर्गत आने वाले ग्रंथों में सामान्य रूप से काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य भेद, काव्य की आत्मा, रस और ध्वनि, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य रीति, अलंकार तथा छंद का निरूपण किया गया है। चिंतामणि का कविकुल कल्पतरु, देव का शब्द रसायन, कुलपति का
रस रहस्य, दास का काव्य निर्णय आदि इसी प्रवृत्ति के आधार पर लिखे ग्रंथ हैं। विशिष्टांग विवेचन की प्रवृत्ति के अंतर्गत रस, छंद और अलंकार जैसी विशिष्ट प्रवृत्ति का निरूपण किया जाता है। वैसे इसमें सर्वाधिक निरूपण रसराज श्रृंगार का हुआ है। इसमें सामान्य प्रवृत्ति यही रही है कि रस, छंद और अलंकार तीनों का अलग अलग ग्रंथों में विवेचन किया जाए, लेकिन देव के भाव विलास और याकूब खां तथा राय शिव प्रसाद के रसभूषण नामक ग्रंथों में रस और अलंकार का विवेचन साथ साथ किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति निरूपण का उद्देश्य सामान्य पाठकों के लिए काव्यशास्त्र को सुलभ कराना माना है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल यह मानते हैं कि आचार्य न होने के कारण रीतिबद्ध कवियों का रीति निरूपण असफल है। श्रृंगार रस की सभी संभावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक विराट आयोजन रीतिबद्ध कविता में दिखता है। श्रृंगार निरूपण में इन कवियों ने शास्त्रीय पक्ष के अनुपालन पर अधिक जोर दिया है। इसका कारण यह है कि इनके द्वारा वर्णित प्रेम अधिकांशतः आत्मानुभूत नहीं है। इनका प्रेम रीतिमुक्त कवियों की तरह हृदय की आंखों से नहीं देखा गया है। इनका श्रृंगार वर्णन विलासी आश्रयदाताओं के सुख के लिए था। कविता स्वांतः सुखाय न होकर परांतः सुखाय थी। शास्त्रीय बंधनों ने इन कवियों के श्रृंगार वर्णन को इतना रूढ़ बना दिया है कि श्रृंगार के विभाव पक्ष में नायक नायिका भेद तथा उद्दीपन सामग्री के प्रत्येक अंग, अनुभावों के विविध रूप, वियोग के भेदोपभेद सहित विभिन्न काम दशाओं से संबंधित रचनाओं के अलग अलग वर्ग बनाए जा सकते हैं। आश्रयदाता राजाओं के प्रोत्साहन से रीतिबद्ध कवि नैतिक बंधनों की छूट लेते हुए अपनी कल्पना के पंख बस इतना ही फैला सके हैं कि शास्त्रीय घेरे के भीतर श्रृंगार भाव की व्यंजना हो सके। इनका श्रृंगार वर्णन किसी पीड़ा या कुंठा से नहीं निकला है। इनमें शारीरिक सुख की कामना है। यह रीतिकालीन नायक की रसिक वृत्ति को सिंचित करता है। रीतिबद्ध कविता में अव्यक्त श्रृंगारिकता का एक पहलू यह भी है कि इसमें श्रृंगारिकता को भक्ति की छौंक लगी हुई है। सुमिरन को बहानों का लोभ अब भी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 15वीं से 17वीं सदी के बीच साहित्य में भक्ति भावना की प्रबलता ने सभी प्रकार की लौकिक रचनाओं को प्रभावित किया। यहाँ तक कि उसने राजस्तुति मूलक और घोर श्रृंगार परक काव्यों को भी अपना रंग दिया। लेकिन ज्यों-ज्यों भक्ति की धारा कमजोर पड़ने लगती है, लौकिकता अपना सिर उठाने लगती है। परिणाम यह होता है कि इन कविताओं में श्री कृष्ण, राधा और गोपी का नामोल्लेख तो रहता है, लेकिन प्रमुख भाव के रूप में श्रृंगार ही बचता है। अब भक्ति मूल प्रेरक तत्व नहीं है, वह बहाना भर है। यहाँ आकर प्रेरणा देने वाली शक्ति अलंकार और नायिका भेद हो जाते हैं। यहाँ साहित्य को गति देने में अलंकार शास्त्र का ही जोर है। भक्ति से रीति में आवर्तन और परावर्तन की प्रक्रिया को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र सहज एवं स्वाभाविक मानते हैं। उनके अनुसार भक्ति काल में रीति शास्त्र प्रविष्ट है और रीति काल में भक्ति भाव। उनके अनुसार जिस प्रकार रीति काव्य में राधा कृष्ण अनुस्यूत हुए, उसी प्रकार भक्ति काव्य में रीति शास्त्र भी अनुप्रविष्ट हुआ। सूर सागर में रीति की कितनी ही प्रवृत्तियां डूबी पड़ी हैं। कहने का आशय यह है कि श्रृंगार की प्रवृत्ति पहले भी थी। रीतिबद्ध कवियों ने श्रृंगार रस की उस लौ को और अधिक उकसाकर प्रमुख बना दिया।
रीतिबद्ध कवियों की श्रृंगारिकता के बारे में कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि नारी के प्रति सामंती दृष्टि तथा गृहस्थ के गुण दोषों के रहते हुए भी ऐसी ताजगी है जो काव्यशास्त्रीय नियमों के घेरे में बंद रहकर भी साधारण पाठक को एक क्षण के लिए आत्मविभोर कर देती है। अय्यप्पा पणिक्कर ने उत्तर मध्यकालीन कविता पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि युग चेतना के नाम पर दरबार की संस्कृति को कविता में स्थान मिला। इस युग की कविता जनमानस के भाव एवं विचार को अभिव्यक्त न कर सकी। रीतिबद्ध कविता के दरबारीपन का विवेचन करते हुए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है कि यह बात सभी स्वीकार करते हैं कि श्रृंगार काल की अधिकतर रचना या कम से कम रीतिबद्ध रचना दरबारी है। दरबारी कहने का तात्पर्य यही नहीं है कि उसका रचयिता किसी दरबार के आश्रय में रहता था और वहाँ से वृत्ति पाता था। उसका तात्पर्य यह भी है कि वह अपने आश्रयदाता की रुचि का ध्यान रखकर उसका निर्माण करता था और उसके मनोरंजन में सहायक होता था। यह ध्यान देने की बात है कि इस युग के दरबारों में जिस प्रकार राग रंग और संगीत का संभार होता था उसी प्रकार कविता का भी। वैसे रीतिबद्ध कवियों की मजबूरी थी कि वे आश्रयदाताओं के मनोरंजनार्थ एवं उनकी प्रशस्ति में काव्य सृजन करें। कारण यह भी था कि दरबार उन्हें आश्रय, सम्मान और वृत्ति देता था। इसमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि रीतिबद्ध कवि अर्थ के लिए सचमुच बिक गया था। दरबारी कवि यदि दरबार से वृत्ति पाते थे तो स्वयं दरबार की गरिमा भी इन कवियों की उपस्थिति से बढ़ जाती थी। दरबार कवि के लिए प्रतिष्ठा का विषय था। कवि ठाकुर कहते हैं, ठाकुर सो कवि भावत मोहि, जो राजसभा में बड़प्पन पावै, पंडित और प्रवीणन को जो चित्त हरै, सो कवित कहावे। दरबारी चमक दमक, गोष्ठियों का आयोजन, पांडित्य प्रदर्शन आदि ने रीतिबद्ध कविता को नया आयाम दिया। दरबारी वातावरण में अभिव्यक्ति के कारण कविता में 5 प्रकार की विशिष्टताएं आई। पहला, कलात्मक सजगता। दूसरा, कवि गोष्ठियाँ। तीसरा, फारसी कवियों का साहचर्य। चौथा, मुक्तक काव्य शैली। पांचवा, नागर समाज। इसे रीतिबद्ध कविता की उपलब्धि के तौर पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है कि इस काव्यधारा का कवि अपनी कला के प्रति बेहद सजग था। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इन कवियों की कलात्मक सजगता की सराहना करते हुए कहा कि विशुद्ध साहित्यिक प्रयोजन से सारे प्रयास किए हैं। उनके अनुसार सच्चाई तो यह है कि जितनी विशुद्ध साहित्यिक वृत्ति से कविताएं लिखी गईं, वैसी विशुद्ध वृत्ति आधुनिक युग में ही आकर पुनः दृष्टिगोचर हुई। कलात्मक सजगता का एक बड़ा कारण कवि गोष्ठियाँ भी थीं। कवि गोष्ठियों में नायक नायिका भेद, अतिरंजित श्रृंगार वर्णन, चमत्कार की अधिकता तथा अलंकार की प्रधानता होती थी। उस युग की जनता शायद यही पसंद भी करती थी। फारसी काव्य के साहचर्य के कारण इस युग की कविता में एक बड़ा बदलाव आया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यता है कि राजा महाराजाओं के दरबार में विदेशी शिष्टता और सभ्यता के व्यवहार का अनुकरण हुआ और फारसी के लच्छेदार शब्द यहाँ चारों ओर सुनाई देने लगे। अतः भाट या कवि लोग आयुष्मान और जय जयकार तक ही अपने को कैसे सीमित रख सकते थे। वे भी दरबार में खड़े होकर उमर दराज महाराज तेरी चाहिए पुकारने लगे।
दरबारों पर फारसी प्रभाव को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र नवीनता का आकर्षण के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार परकीया प्रेम फारसी प्रभाव से आया। कहने का आशय यह है कि वे देशी काव्य परंपरा के अंतर्गत फारसी प्रभावों को ग्रहण कर रहे थे। फारसी परंपरा की प्रतिद्वंदी प्रतीक्षाया छंदों में भी दिखती है। शेरों के सापेक्ष दोहे कहे जाने लगे और सवैये फारसी के बहर छंद के सापेक्ष पूरी नादमयता के साथ उपस्थित थे। ध्यान रहे कि दरबारी कविता में नाद सौंदर्य का बहुत महत्व होता है और नाद माधुर्य में सवैयों का कोई जोड़ नहीं है। फारसी और उर्दू काव्य परंपरा से एक बड़ा अंतर शायद यह भी था कि रीतिबद्ध कवियों के यहाँ विरह का अवसाद नहीं है, अर्थात अगर और जीते रहते यही इंतजार होता जैसी कोई बात नहीं है। दरबार में वर्णित इन कवियों के काव्य में लीला का उल्लास है, रस रूप में श्रृंगार वर्णन है। यह जीवन को उत्सव और आनंद में ढाल देने जैसा है। फारसी और उर्दू कविता की तरह विरह को दार्शनिक मुद्रा देने का आग्रह कतई नहीं है। दरबारी संस्कृत का ही प्रतिफल था। उस युग में मुक्तकों की भरमार थी। मुक्तकों के माध्यम से ही रीतिबद्ध कवियों ने श्रृंगार, नीति, भक्ति आदि का निरूपण किया। मुक्तक प्रधानता के कारण कवियों को अपनी कविता को निखारने का अवसर प्राप्त हुआ। इसमें अलंकार, ध्वनि, चित्र, लय और संगीत का रचनात्मक समुच्चय उभर कर सामने आता है। रीतिबद्ध कविता में ध्वन्यात्मकता और लय का विधान कहीं कहीं बहुत ही उत्कृष्ट रूप में दिखता है। इस युग में संगीत शास्त्र के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। इसका प्रभाव भी कविताओं में दिखता है। मतिराम, सेनापति, देव तथा पद्माकर जैसे अनेक कवियों ने अपनी कविता में संगीतमय नाद सौंदर्य पर अधिक बल दिया है। उदाहरण के लिए मतिराम तथा देव की ये पंक्तियां द्रष्टव्य हैं। पानी प अमल की झलक झलक न लागी, काई सी गई है लरिकाई कड़ी अंगते। मतिराम कहते हैं भरी रही भनक भनक तान ताननी की तनक तनक तामे धनक चुरीन की। देव की पंक्तियां हैं ये। दरबार के माहौल में सिर्फ कवि ही नहीं, चित्रकार और संगीतकार भी आश्रय पाए हुए थे। इससे विभिन्न कलाओं का परस्पर अंतर्मिलन भी रीतिबद्ध कविता में देखा जा सकता है। कविता में संगीत अनुस्यूत होने के कारण उसमें तन्मयता और अनुभूति प्रवणता बढ़ी है तथा चित्रकला का प्रभाव यह है कि कविता में चित्रकृतियों के बिंब देखे जा सकते हैं। स्थिर और क्रियाशील दोनों बिंब चित्रकृति की तरह लगते हैं। रस भीने फाग चुनरी लाल खरी जैसे बिंब को मूर्तिमान कर देते हैं। अब हम राज प्रशस्ति और भक्ति की प्रवृत्ति। राज प्रशस्ति के अंतर्गत राजाओं, नवाबों एवं सामंतों की दानवीरता, युद्ध वीरता आदि का वर्णन है। इसमें अधिकांश वर्णन अतिशयोक्ति परक या कह सकते हैं कि झूठा है। भक्ति की प्रवृत्ति के अंतर्गत रीति ग्रंथों के मंगलाचरणों, ग्रंथों के अंतर्गत आशीर्वचनों, भक्ति, शांति, निर्वेद आदि संचारी भावों के अलंकार विवेचन संबंधी उदाहरणों को माना जा सकता है। सामान्यतः राम और कृष्ण के अवतारी रूपों के प्रति विशेष श्रद्धा भाव इन कविताओं में देखी जा सकती है, लेकिन इसे धार्मिकता नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह साधारण आस्तिकता है। इन कवियों की आस्तिकता की एक बड़ी विशेषता यह थी कि पंथ या समुदाय के अनुयायी होते हुए भी उनमें धार्मिक कट्टरता नहीं थी। तीसरी इतर प्रवृत्ति नीति निरूपण की थी। कहा जा सकता है कि भक्ति, नीति या प्रकृति के चित्रण के प्रति रीतिबद्ध कवियों का झुकाव वस्तुतः भोग विलास में डूबे दरबारी वातावरण से ऊब कर
आकुल मन के लिए सरल स्थली की तलाश करना था। यह सही है कि संकीर्ण सीमा के भीतर उदात्त और व्यापक जीवन दर्शन के लिए रीतिबद्ध कवियों के पास अवकाश नहीं था। फिर भी उन्हें इसका श्रेय तो मिलना ही चाहिए कि जीवन के जिस हिस्से को उन्होंने अभी तक अभिव्यक्ति का क्षेत्र बनाया उसको लेकर वे बहुत सजग थे। साहित्य को श्रेष्ठ और सार्वभौम बनाने में निश्चित रूप से उसके सौंदर्यात्मक मूल्यों की विशेष भूमिका होती है, लेकिन साथ ही यह भी है कि सौंदर्य बोध का परिप्रेक्ष्य व्यापक होना चाहिए। इसी से किसी युग का साहित्य श्रेष्ठ बनता है और उसकी अपील भी सार्वभौमिक बनती है। रीतिबद्ध कविता में इसी का अभाव है। उसका परिप्रेक्ष्य जन परिसर दोनों सीमित है। श्रृंगारिकता या काव्यांग निरूपण के भाव आत्मानुभूत न होने के कारण अनुभूति की गहराई और अनुभूति की व्यापकता का रीतिबद्ध कवियों में अभाव है। भक्तिकाल के कवियों जैसी भावलोक की गहराई न होने के बावजूद यह कहा जा सकता है कि रीतिबद्ध कवियों के आचार्यत्व एवं कविताई के द्वारा कला पक्ष सुंदर और चमत्कारी बना तथा इसे ब्रज भाषा और अधिक प्रौढ़ और प्राणवान बनी। उत्सवीकरण रीतिबद्ध कवियों के श्रृंगार वर्णन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसे साहित्य में लोकोन्मुखता के पदार्पण के तौर पर देखा जा सकता है। कहा जा सकता है कि इन कवियों में कवित्व शक्ति की कमी नहीं थी, लेकिन लक्षण ग्रंथों का घेरा और उससे उपजे अनुशासन बोध की सीमा उनकी कल्पना की उड़ान को रोकती थी।